प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभिक्रिया की कोट पढ़ेंगे। पिछले टर्म तक आप लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को, वेग स्थिरांक को हम कैसे निकालते हैं, इन सबका अध्ययन हमने कर लिया था। वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, रेट लॉ इक्वेशन यानी वेग नियम समीकरण क्या है, और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोट क्या होती है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोट जो होती है बेटा, वो विभिन्न अभिकारक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक है AA प्लस BB, मान लीजिए 2 से ज्यादा अगर है तो हो गया CC एंड सो ऑन इक्वल टू प्रोडक्ट्स। तो अभिक्रिया की दर का विभिन्न अभिकारकों के सांद्रण से जो संबंध होता है उसको हम उस अभिक्रिया के लिए उस अभिकारक की कोट करते हैं। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अगर मान लीजिए इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम समीकरण को हम इस प्रकार लिखें, वेग नियम समीकरण, जो कि पूर्णतया प्रयोगों पर आधारित है। प्रयोगों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, इसको देख के हम नहीं करते हैं। तो मान लीजिए इसका अभिक्रिया वेग का जो समीकरण, वेग नियम समीकरण है, वह है R इक्वल टू K इंटू A पावर P, B के पावर Q एंड C के पावर R एंड सो ऑन। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके सांद्रण का अभिक्रिया वेग से कोई न कोई कंसंट्रेशन टर्म किसी न किसी तरह से इनसे संबंधित होता है, इस पर निर्भर करता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग A के P घात पर निर्भर करता है, B के सांद्रण के Q घात पर निर्भर करता है और C के सांद्रण के R घात पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया A के संदर्भ में इस अभिक्रिया की कोट A है, सॉरी P है, यानी सांद्रता का जो घातांक है उसी को हम उस अभिकारक की कोट करते हैं। इसी तरह से B के संदर्भ में इस अभिक्रिया की कोट Q है और C के संदर्भ में अगर हम देखें इस अभिक्रिया की कोट R है। तो पहले तो हमें यह जानना है कि कोट जो होती है वो अभिकारकों की सांद्रता तथा अभिक्रिया वेग में संबंध बताती है। इसके अलावा हमें यह देखना है कि अभिक्रिया वेग जो होता है, अभिक्रिया की कोट जो होती है ओवरऑल क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे सांद्रण रिएक्टेंट्स हैं, बहुत सारे अभिकारक हैं, सबके अपने अपने घातांक हैं। तो ये एक यहां पर PQR क्या है, ABC के संदर्भ में अभिक्रिया की कोट है। लेकिन अभिक्रिया की कुल कोट या परिणामी कोट यानी नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। N इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P प्लस Q प्लस R एंड सो ऑन। इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगाए गए घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोट कहते हैं और विभिन्न अभिकारकों की सांद्रताओं पर जो घातांक होते हैं उन्हें उस अभिकारक की उस अभिक्रिया के संदर्भ में कोट कहते हैं। तो दो पार्ट इसके हुए कि अभिकारकों की व्यक्तिगत एक एक अभिकारक की क्या कोटि है अभिक्रिया के संदर्भ में, और अभिक्रिया की ओवरऑल कोटि क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों यहां पर PQR, इनके मान यानी N का टोटल मान पूर्णांक हो सकता है
भिन्नात्मक हो सकता है या कभी कभी शून्य भी हो सकता है। यानी अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर शून्य होगा तो निर्भर नहीं करेगा, भिन्नात्मक होगा या पूर्णांक होगा तो निर्भर करेगा, और जो घातांक होगा उसी के अनुसार उसकी निर्भरता को व्यक्त करेंगे, वही उस अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। दूसरा n जो है यानी कोटि जो है, यह जैसा कि हम देख रहे हैं वेग नियम समीकरण पर आधारित होता है। वेग नियम समीकरण स्वयं प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि n एक प्रायोगिक मान है और इसका निर्धारण प्रयोगों के द्वारा होता है अभिक्रिया के स्टोइचियोमेट्री के आधार पर इसका निर्धारण संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कोटि। अब हम देखेंगे मूल रूप से अभिक्रिया को कोटि के आधार पर हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे कोर्स में इस साल जो हमें पढ़ना है वह है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसके लिए n का कुल मान शून्य होता है या n का मान 1 होता है। हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जल की सतह पर HCl का प्रकाश रासायनिक संश्लेषण, ये है क्या चीज देखिए, फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ HCl एट द सरफेस ऑफ वाटर। जल की सतह पर अगर हम H2 को ले लें और Cl2 गैस को ले लें सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को हम लोग H न्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। H2O वाटर का सरफेस होना चाहिए, यहां पर बन जाएगा 2HCl। अगर इस अभिक्रिया को हम देखें, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि इस अभिक्रिया का जो वेग नियम समीकरण है R इक्वल टू है K, H2 अभिकारक है, Cl2 अभिकारक है। जब प्रयोग किया गया देखा गया कि H2 की घातांक 0 पर यह निर्भर करता है और Cl2 के भी घातांक 0 पर निर्भर करता है। यानी यह अभिक्रिया न तो H2 के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है न ही Cl2 के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, अर्थात यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर R इक्वल टू क्या है, K है, यानी अभिक्रिया का वेग एक स्थिरांक है जिसके मान में अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल यह अभिक्रिया की दशाओं पर निर्भर करता है और विशेष करके बेटा सनलाइट जैसे है, यहाँ पर इस अभिक्रिया का वेग वास्तव में h न्यू यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता
जो इसके न्यू फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जिसको कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे, न्यू क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर यह क्रिया प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और अपकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। इसी तरह से जो शून्य कोट की अपक्रियाएं हैं बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा कि शून्य कोट की जो अपक्रियाएं होती हैं, अपक्रियाएं, ये अपक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। जनरली प्रकाश की उपस्थिति में जो अपक्रियाएं होती हैं वो शून्य कोट की होती हैं, या फिर बहुत उच्च ताप पर होने वाली अपक्रियाएं प्रायः शून्य कोट की होती हैं, अपकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। यह हमेशा सत्य नहीं है। सामान्य स्थितियों में जो शून्य कोट की अपक्रियाएं होती हैं उनमें ये दशाएं जरूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दशाएं जहां होंगी वहां की कोट हमेशा शून्य होगी। ये आपको अंतर रखना है याद कि शून्य कोट की अपक्रियाओं में प्रायः जो दशाएं मैं बता रहा हूं इनमें से कोई न कोई दशा जरूर रहती है, कंडीशन जरूर होती है, लेकिन इन कंडीशंस की हर अपक्रिया शून्य कोट की नहीं होगी। तो उच्च ताप होता है या ठोस उत्प्रेरक की सतह पर जो अपक्रियाएं होती हैं, जैसे अमोनिया का संश्लेषण है, इसमें एक एग्जांपल हम देख सकते हैं N2+3H2 एट सरफेस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की सतह पर होता है, सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 है 2NH3 गिव्स आउट N2+3H2। यह क्रिया भी NH3 या N2H2 के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, या प्लेटिनम सतह पर निर्भर करती है, प्लेटिनम की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसी तरह से मुक्त मूलक अगर कहीं इन्वॉल्व है, यानी ज्यादातर केसों में पैराक्साइड्स जो होते हैं, अगर ये हैं तो अपक्रियाओं के शून्य कोट की होने की संभावना रहती है। तो ये कुछ दशाएं हैं जिसको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते समय आपको याद दिलाते रहेंगे। जब इस तरह की अपक्रियाएं मिलेंगी हमें, तो मूल रूप से ये जान सकते हैं कि शून्य कोट की अपक्रियाएं इन्हीं दशाओं में होती हैं। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था संश्लेषण ऑफ HCl का संश्लेषण, कहां पर? जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश में। अब बच्चों इस अपक्रिया को अगर हम देखें तो यहां पर इसकी कोट क्या होगी? कोट हो जाएगी N=P+Q एंड सो ऑन। तो P की वैल्यू शून्य है, Q की वैल्यू शून्य है, ओवरऑल वैल्यू शून्य, यानी अपक्रिया की कोट क्या है? ये शून्य है। अब हम देखेंगे शून्य कोट की अपक्रियाओं की विशेषता क्या होती है। इसको हमें उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। तो शून्य कोट की अपक्रिया की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। शून्य कोट की अपक्रिया की विशेषताएं, पहला जैसा कि हमने देखा कि इनका वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि हर अभिकारक के लिए इसका मान शून्य होता है। दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो क्या है? देखिए, पहले हम K की यूनिट देख लेते हैं। वेग स्थिरांक की यूनिट K का मात्रक क्या है? अगर हम K का मात्रक देखें बच्चों, देखिए R= है K A या H2 को ही हम ले लेते हैं, H2⁴ Cl2⁴ एंड ओवरऑल क्या होगा? K, यानी K की यूनिट ऑफ K हो जाएगा यूनिट ऑफ R। K का मात्रक R के मात्रक के समान होगा। R का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक भी यही होगा, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे तीसरी चीज,
अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग एक स्थिरांक है, जैसा कि हमने अभी प्रूव किया था। अर्थात अभिक्रिया में अभिकारक की चाहे जितनी मात्रा ले लें, हम देखेंगे कि अभिक्रिया समान वेग से चल रही है। तो ज्यादा मात्रा लेंगे तो अभिक्रिया को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा, कम मात्रा लेंगे तो कम समय लगेगा, क्योंकि समान दशा में अभिक्रिया का वेग तो बढ़ेगा नहीं। जब वेग समान है, इसका मतलब कि चाहे जितना अभिकारक हम ले लेंगे वेग वही रहेगा। ज्यादा अभिकारक ले लेंगे तो उसको पूरा होने में अभिक्रिया ज्यादा समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है, अभिक्रियाओं के वेग निर्धारण में इसका बहुत महत्व है। तो अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है वह अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। एक चीज हमें देखना है मूल रूप से, अभिक्रिया की अर्धायु ये समानुपाती होती है अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण की, यानी जितना ज्यादा सांद्रण हम अभिकारक लेंगे, अभिक्रिया की अर्धायु उतनी ही अधिक होगी। अब इन्हीं फैक्टों को बेटा हम सिद्ध करते हैं किसी भी शून्य कोट की अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को समाकलित करके एक समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसे हम अभिक्रिया का समाकलित वेग समाकलित समीकरण कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं, समाकलित रेट लॉ इक्वेशन वेग नियम कहते हैं। हम देखते हैं कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम क्या होगा, वेग रेट लॉ क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ या समाकलित वेग नियम क्या होता है, इसको हम देखेंगे। बच्चों चलिए तो हम लोग देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम क्या होगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक समीकरण है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बी। बच्चों मान लीजिए इस अभिक्रिया को जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में जो ए का सांद्रण लिया जाता है ये ए नॉट है, और प्रोडक्ट का सांद्रण क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी ए का सांद्रण घटता जाएगा और पी का सांद्रण बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए किसी समय टी समय पर यहां इसका सांद्रण ए हो जाता है, इसका सांद्रण कितना हो जाता है, 1। तो सीधी बात है प्रोडक्ट पी का सांद्रण बढ़ जाएगा। हमें पी का सांद्रण यहां पे देखना नहीं, हमारा संबंध केवल अभिकारक ए से है, रिएक्टेंट ए से। अब यहां पर एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि टी समय पर प्रयुक्त मात्रा क्या होगी और शेष मात्रा क्या है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। शेष मात्रा जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि टी समय पर शेष मात्रा ए की क्या है, ए का कंसंट्रेशन क्या है, ए है। तो प्रयुक्त मात्रा या प्रयुक्त सांद्रण इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट, पहले था ए बचा है तो प्रयुक्त कितना हुआ, ए नॉट माइनस ए, ये हमारी प्रयुक्त मात्रा होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है। जैसा आप जानते हैं आर इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए पावर 0। किसी भी समय अगर हम आर को देखते हैं तो आर इक्वल टू होगा के इंटू ए का सांद्रण पावर 0। अब बच्चों अगर हम यहां पे ए को प्रारंभिक मात्रा और टी समय पर देखें तो यहां पर हम इसको ये कह सकते हैं कि हम टी समय, मान लीजिए टी समय पर है तो टी समय पर अभिक्रिया के वेग आर को हम कैसे लिख सकते हैं। हमने शुरू में बताया था आर इक्वल टू हो जाएगा किसी विशेष समय पर इंस्टेंटेनियस तत्क्षणिक वेग जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी।
ये शुरू में ही हमने बताया है कैसे हम तत्क्षणिक वेग लिखते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं, कैसे औसत वेग। क्यों? क्योंकि ए का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा। और किसी भी समय टी पर एग्जैक्टली जब हम देखते हैं, यानी समयांतराल बहुत शून्य है, डेल्टा टी डी टी का मतलब क्या है, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो आर इक्वल टू क्या, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 में प्रयुक्त कर दें तो हम कह सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हुआ के ए पावर जीरो, इक्वेशन नंबर। बट किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हम ये भी लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा के। क्यों? क्योंकि ए पावर जीरो की वैल्यू 1 हो गई। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, लिख सकते हैं माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 का अगर हम इंटीग्रेशन ले लें, समाकलन कर लें, ये हो जाएगा माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। आप जानते हैं स्थिरांक का समाकलन नहीं होता है। अगर इस समाकलन को हम विदाउट लिमिट ओपन करते हैं, समाकलित करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई, जहां पर आई क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। बच्चों समाकलन स्थिरांक का मान अगर हम निकाल लें तो हम इस इक्वेशन को चेंज करके केवल टी और ए के संबंध में लिख सकते हैं, अगर आई को हम हटा दें। अगर हम प्रारंभिक स्थिति देखें, प्रारंभिक स्थिति, तो हमने देखा था कि ए का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है, ए नॉट है, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि समय शून्य है। प्रारंभ में जब हम स्टार्ट करें तो समय क्या है, शून्य होगा ऑब्वियसली। तो उस समय अगर इन कंडीशंस को हम इस इक्वेशन 3 में फोर्थ में पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी, टी का वैल्यू जीरो, तो के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई। अब इस इक्वेशन से हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे ए नॉट इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू के टी, आई प्लस आई है, इसकी वैल्यू माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ए नॉट, और हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू हो जाएगा, ए नॉट इधर लाएंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए मीन्स के इक्वल टू हुआ 1 अपॉन टी, ए नॉट माइनस ए। इस इक्वेशन को ही हम इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अपक्रिया के समीकरण के लिए समाकलित वेग नियम कहते हैं, जिसका प्रयोग हम किसी भी जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए कर सकते हैं। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलन देखा। ये एक आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा क्योंकि पूरी वैल्यू का 1 अपॉन टी है, तो हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगर इस इक्वेशन से हम हाफ लाइफ टाइम को प्रूव करें, हाफ लाइफ टाइम बच्चों क्या है, ये अर्धायु है। अर्धायु का मतलब क्या होता है, वह समय जब अपक्रिया लगभग आधी पूरी हो जाए, यानी आधा विकारक खत्म हो जाए। तो इस समय को हम कर सकते हैं कि टी क्या हो गया, टी हाफ में लेते हैं, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा का आधा, ए नॉट अपॉन।
अगर ये दोनों वैल्यू यहां हम पुट कर दें, कर सकते हैं कि k इक्वल टू हो जाएगा 1/t½ a0 माइनस a की जगह हो जाएगा a0/2, और ये वैल्यू t½ इधर कर लेते हैं, t½ इक्वल टू हो जाएगा k इंटू, इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा a0/2। हमें k एक स्थिरांक है, k को अगर खत्म पाएं तो हम कर सकते हैं कि k/2 एक स्थिरांक है, दोनों को अगर हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं कि t½ इज प्रोपोर्शनल टू a0, यानी किसी भी शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्धाय t½ उसकी प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता जितना अधिक होगा, अर्धाय की अभिक्रिया की उतनी ही अधिक होगी। बच्चों इस तरह से हमने शून्य कोट की अभिक्रिया को देखा। अगले टर्म पे हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लाइफ इक्वेशन क्या है। तो आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।